नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और आज हम सरकारी योजनाएं जो हैं कुछ उन्हीं के बारे में आज आगे फिर से बात करने जा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे युवा शिक्षा एवं कौशल विकास के विषय में, और इससे संबंधित जो कुछ नीतियां हैं सरकार की, कुछ जो योजनाएं हैं उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। और ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार जैसे जो अलग अलग योजनाएं होती हैं कि अलग अलग क्षेत्रों की, उनको नाम दिख देता है और उनसे पूछता है कि ये किससे संबंधित है, या फिर कुछ योजनाएं होती हैं जिनको मैच कराने के लिए नाम पूछे जाते हैं कि इनको मैच कराइए, या फिर उनका ईयर पूछ दिया जाता है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। और कई बार क्या होता है कि योजनाओं का जो मंत्रालय होते हैं किस मंत्रालय के अधीन है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं, शुरू करते हैं आज। और आज जिस पे हम फोकस करने जा रहे हैं वो होगा युवा शिक्षा एवं कौशल विकास। युवा शिक्षा एवं कौशल विकास, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसमें भी कौन सा हुआ है, बहुत सारी योजना है इसमें भी। तो देखिए, अगर हम इसमें शुरुआत करते हैं तो एक राष्ट्रीय युवा नीति बनाई गई 2014 में। राष्ट्रीय युवा नीति तो एक तो कब बनाई गई है, ये 2014 में, ठीक है। 2014 में 9 जनवरी 2014 को ये योजना बनाई गई है। और उसके बाद में इसका जो शुभारंभ प्रॉपर वे में किया गया है वो 21 फरवरी से किया गया है। 21 फरवरी से किया गया है, ठीक है। और इससे पहले एक 2003 की 2003 की भी एक नीति से संबंधित थी, उसको क्या किया गया, उसको हटाकर इसको शुरू किया गया। और इसमें क्या है, युवा के लिए एक परिभाषा दी गई है। और युवा के लिए जो परिभाषा दी गई है उसमें 15 से लेके 29 वर्ष तक की आयु के लोग को काउंट किया गया है। क्या किया गया है, 15 वर्ष से 29 वर्ष तक के आयु समूह को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है। तो एक तो मान लीजिए आपकी यही क्वेश्चन बन सकता है कि इस नीति के द्वारा युवा किसको काउंट किया गया है, ठीक है। और अगर हम जनगणना जो हमारी 2011 की है, जनगणना अगर 2011 की हम देखते हैं तो 27.5% जो हमारी जनगणना के हिसाब से ये वाली जो वर्ग आती है वो इतनी प्रतिशत है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी हमारी जनसंख्या, ऑलमोस्ट 1/3 जनसंख्या हमारी युवा की है। और अगर हम देखें तो हम किस तरीके से हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बट वही है कि छोड़िए पॉलिटिकल बातें क्या बोली जाए यहाँ पे। तो अगर हम बात करें तो इसका विज़न क्या है, इसका विज़न की हम बात करते हैं तो देश के युवाओं को उनकी क्षमता के पूर्ण विकास, उनकी क्षमता के पूर्ण विकास हेतु सशक्त बनाना, ठीक है। और भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उचित स्थान दिलाना, ठीक है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उचित स्थान दिलाना, चलिए ठीक है। और अर्थात हम कह सकते हैं इसमें हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। एक उत्पादक कार्यबल तैयार करना होगा, उत्पादक कार्यबल तैयार करना होगा, ठीक है। जो हमारी भविष्य की चुनौतियां हैं उनको दूर करने के लिए आज की पीढ़ी का उसके हिसाब से डेवलप करना होगा। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए पीढ़ी डेवलप करनी होगी। सतत विकास के गोल जैसे अब होते हैं हमारे, भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए तैयारी करनी होगी, ठीक है। और शासन के सभी स्तर पर सबकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, शासन स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करें। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इसके लिए जैसे कुछ क्षेत्रों जैसे शिक्षा, रोजगार वगैरह के लिए इस तरीके से कुल मिला के 11 क्षेत्रों, कौशल विकास, उद्यमिता, स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन शैली, खेल, इस तरह से करके 11 वरीयता क्षेत्र चयनित किए गए हैं जिन पर फोकस करना है। 11 वरीयता क्षेत्र चयनित किए गए हैं।
आप जितने इंपॉर्टेंट जानते हैं उसमें सारे रख सकते हैं, बस आप एक नंबर याद रख लीजिए 11 है, ठीक है। उसके बाद एक और नीति है राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति, राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति, उसको भी आइए हम देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको भी देखते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास, राष्ट्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति, तथा उद्यमिता नीति। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जुलाई 2015 में, देखिए सरकार जब बनी थी तो समय पहली बार मोदी सरकार, तो उस समय काफ़ी इन्होंने वादे किए थे चुनाव में। तो 2015-16 के इस टाइम पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारी योजनाएं एक साथ आई थी, काफ़ी सारी योजनाएं आई थी। हालांकि आज इनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, बट फिर भी हमको तैयार करना है, क्योंकि क्या पता एग्ज़ाम में क्या पूछा जाए, ठीक है। तो उस आप मैक्सिमम योजनाओं का जो टाइम पीरियड देखेंगे 2015-16 ही रहता है। तो 2015-16 के तो आपको याद रखने ही रखने हैं। प्रेजेंट में क्या होता है कि ज़्यादातर योजनाओं में या तो कुछ फंडिंग बढ़ा दी जाती है या फिर कुछ आमूल चूक परिवर्तन कर दिए जाते हैं, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो इनका ईयर वगैरह जो है वो हमको याद रखना होता है। तो अगर हम राष्ट्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति की बात करते हैं तो एक नाम हमने बताया कि 2015 में शुरू किया गया है, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि एक एकीकृत राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन है। और 15 जुलाई 2015 को नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। 15 जुलाई कब? 2015 को नई दिल्ली में इसका शुभारंभ हुआ, ठीक है। और इसके लिए एक लोगो भी बनाया गया है। आप जानते ही हैं अक्सर बातें होती नहीं उस लोगो के विषय में, तो काफ़ी बातें होती हैं, ठीक है। और इसका जो विज़न है, उसमें उच्च गुणवत्ता मानक का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, ठीक है। और उद्देश्य तो आप मिशन में जानती हैं कि कुशलता की मांग का सृजन करना और भविष्य की भावी आवश्यकताओं को अनुरूप कौशल विकास करना, क्षेत्रीय मांग को पूरा करना, ऐसे माहौल का सृजन करना जहां पर उत्पादन व नवाचार हो सके। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो हमारी फोकस जैसे रहता है कि MSME के द्वारा विकास हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आ सकें, इस तरीके की चीज़ें इसमें आती हैं। और सभी जिले स्तर तक में इस पर प्रयास किया जा रहा है कि सभी जिले स्तर तक में भी इसको आगे बढ़ाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें काफ़ी सारी एक तरह से एक अम्ब्रेला मिशन की टाइप में है कि इसमें कई छोटी कई सारी योजनाएं चालू की गई हैं। तो ये इसकी खासियत है। और इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति कब शुरू की गई थी, तो 2015 में की गई थी। और नाम से इसका पता चल रहा है कि कौशल विकास करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का हमने बात किया था ना, सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, उसमें काफ़ी लक्ष्य बनाए गए हैं जिसको 2030 तक पूरा करना है। जैसे भूखमरी को कम करना, स्वास्थ्य में सुधार करना, पीने के जल के संबंध में, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम गरीबी वगैरह को दूर करना चाहते हैं, भूखमरी को दूर करना चाहते हैं, तो हमको रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। और अगर रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने तो लोगों में एक इनोवेशन ले आना होगा, एक उनको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो इन्हीं सब पर्पज़ से इसको लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। जैसे एक है संकल्प और एक है स्ट्राइव, नाम सुना होगा आपने, संकल्प और स्ट्राइव, ठीक है। तो संकल्प और स्ट्राइव की अगर हम बात करते हैं तो 11 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो हमारी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है,
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस योजना को स्वीकृति दी थी। ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे संकल्प का फुल फॉर्म अगर हम बात करते हैं तो स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन इसका नाम है। और स्ट्राइव की हम बात करते हैं तो उसका स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हांसमेंट है। तो दोनों का एक तरह से क्या हो जाता है, उद्देश्य जो होता है वो एक तरह से व्यावसायिक प्रशिक्षण है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका लेना देना किससे है तो व्यावसायिक प्रशिक्षण से इनका उद्देश्य है, इन दोनों ही योजनाओं का। ठीक है। और इससे संबंधित कार्यक्रमों की गुणवत्ता, इनसे संबंधित कार्यक्रम जो हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार करना, उनकी गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है। और जैसे समाज के जो वंचित वर्ग हैं या समझिए महिलाएं हो गई, अनुसूचित जाति हो गई, जनजाति हो गई, दिव्यांग हो गई, उन सभी को इसमें समावेशित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। और मेन खास बात क्या है, जो मेन बात है इसमें नोट करने वाली, वो ये है कि इसको वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये योजना किसके सहयोग से है तो वो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से की गई है। ठीक है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें कुछ सेंटर का फंडिंग रहेगा और कुछ वर्ल्ड बैंक की तरफ से रहेगा। और इसमें 3.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। 3.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। और इसके लिए एक निकाय की स्थापना की गई है, नेशनल बॉडीज़ फॉर एक्रेडिटेशन एंड क्रेडिफिकेशन। ठीक है। राष्ट्रीय प्रत्यायन और प्रमाणन निकाय की स्थापना की गई है इसके लिए, और प्रमाणन निकाय। ठीक है। तो मेन जो हमारे क्वेश्चन कौन से होते हैं, एक तो चलिए ये अगर बनाना होगा तो बना देगा, अदरवाइज स्ट्राइव और संकल्प किससे हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण में जो कार्यक्रम वगैरह चल रहे हैं उनमें गुणवत्ता सुधार हो सके, 3.5 करोड़ लोगों को नए रोजगार प्रोवाइड कर उनको प्रशिक्षित किया सके रोजगार के लिए, और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ये योजना चल रही है। ठीक है। इसके बाद हम एक और देखते हैं, अटल नवाचार मिशन। अटल नवाचार मिशन। ठीक है। तो अटल नवाचार मिशन की अगर हम बात करते हैं, और अटल नवाचार मिशन व सेतु, अटल नवाचार मिशन और एवं सेतु। ठीक है। ठीक है। तो सेतु का मतलब क्या हो गया आपका, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। ठीक है। और अटल इनोवेशन मिशन तो हो गया। ठीक है। इसमें क्या है, स्वरोजगार ठीक है, और प्रतिभा का उपयोग करना है। और मतलब अपनी जो नई टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसको सीख सकें, इनोवेशन ले आ सकें और उसका प्रयोग उद्यमिता को बढ़ाने में कर सकें। ठीक है। इसके लिए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। और जो आने वाली बाधाएं जैसे होती हैं, कुछ बाधाएं जो आ सकें उनको पहचान करके बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। और उनको प्रयास करने के लिए रणनीतियाँ वगैरह बनाई जाएंगी, वो सारे चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है। तो कुल मिला के इसका अगर हम बात करें तो छात्रों में नवाचार की भावना का विकास करना, छात्रों में नवाचार की विकास की भावना लाना, और उद्यमशीलता को बढ़ाना, ये इसके उद्देश्य हैं। ठीक है। और इसके लिए 100 अटल उद्भवन केंद्रों की स्थापना के लिए व्यवस्था की गई है। किसकी की गई, कितने, 100 अटल उद्भवन केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है। जिससे कि लोगों को प्रशिक्षण मिल सके, और 1500 करोड़ तक के रुपए तक की इसमें क्या है कि 1500 करोड़ रुपए तक की एक राशि की भी घोषणा की गई है बजट की, कि इतने रुपए इसमें उद्देश्य पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए हैं। ठीक है। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और योजना के बारे में पढ़ते हैं।
योजनाएं इतनी हैं फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, पता नहीं क्यों है भाई। अगर इतनी योजनाएं चली हैं तो फिर इतना एम्प्लॉयमेंट का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये तो पिछले काफ़ी समय से एक बुरे स्तर पे चल रहा है। काफ़ी कारण हैं उसके, बट चलिए। दूसरा है प्रधानमंत्री युवा योजना। प्रधानमंत्री युवा योजना, इसको 9 नवंबर 2016 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 9 नवंबर 2016 को, ठीक है। और इसमें भी वही कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए शुरू किया गया है। और उस समय के सरकार में जो मंत्री थे राजीव प्रताप रूढ़ी, उनके द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें भी वही कहानी है, सब में तो वही होता है, युवाओं को प्रोत्साहित करना, युवाओं को प्रोत्साहित करना, वैश्विक स्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, यही सब चीज़ें सब में रहती हैं, ठीक है। और 30 वर्ष से, इसमें एक पॉइंट है, 30 वर्ष से कम आयु के जो युवा हैं, जो उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार, राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है, ठीक है, 30 वर्ष से कम के लिए। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद में और हम आगे चलते हैं, एक दो और योजनाओं को देखते हैं। एक कुछ भारतीय कौशल संस्थान वगैरह भी खोलने की बात हुई है, भारतीय कौशल संस्थान, ठीक है। तो 2016 में ही 19 दिसंबर को देश में पहला भारतीय कौशल संस्थान खोला गया, पहला भारतीय कौशल संस्थान खोला गया। और ये कहाँ खोला गया था आपको पता है? इसकी आधारशिला रखी गई, इसकी आधारशिला रखी गई, और ये रखी गई है कानपुर में। आधारशिला रखी गई कहाँ पे? कानपुर में। और यह सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से प्रभावित है, से प्रेरित है, सिंगापुर के टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ से प्रेरित है, तो सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से प्रेरित है ये, ठीक है। और इस संस्थानों में वही है, युवाओं को रोजगार के लिए योग्य आत्मनिर्भर बनाना, वही सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब चीज़ें। और इसमें भी क्या है, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का रोल है, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का रोल है। चलिए, ये भी हमने देखा। उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, एक दो और योजनाएं देखते हैं। एक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें क्या है कि 15 से 59 वर्ष के 15 to 59 वर्ष के एज के बीच के लोगों के लिए है ये, ठीक है। और इसमें नाम लिख लेते हैं, पीएम कौशल विकास योजना। तो हमारी जो पॉपुलेशन है, विकास योजना, इसको भी हम देखते हैं। तो हमारी जो पॉपुलेशन 60% है वो किसमें? 15 से 59 ईयर के बीच में है, ठीक है। तो ये जो एक तरह से कह सकते हैं कि ये कार्य कर सकने की क्षमता वाला एज ग्रुप है, कार्य कर सकने की क्षमता कर सकने वाला ये एज ग्रुप है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें क्या कहते हैं, कार्य कर सकें, इस तरीके की चीज़ों के लिए बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। और शुरू किया गया इसको 20 मार्च 2015 को मंजूरी प्रदान की गई। और इसमें क्या है कि 15 जुलाई से इसको प्रारंभ किया गया, 15 जुलाई 2015 से इसको प्रारंभ किया गया। और इसमें क्या है कि वही फिर से है कि 24 लाख युवाओं को, 24 लाख, देखिए लक्ष्य तो ये है, हमारा लक्ष्य ये है, लेकिन युवाओं को ले जाएंगे तभी तो वहाँ तक पहुँचेंगे। तो 24 लाख युवाओं को क्या करना है,
फिर से वही चीज़, उनको योग्य बनाना, प्रतिस्पर्धा बनाना, सारी चीज़ें, वह सारी प्रशिक्षित करना, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है पीएम कौशल विकास योजना में कि 10th और 12th ड्रॉप आउट जो हैं, 10th और 12th जो ड्रॉप आउट हैं उन पर फोकस करना है। और इसमें जो प्रशिक्षु होते हैं, जो जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको 8,000 रुपये एक तरह से स्टिपेंड भी दिया जाता है। ठीक है, एक आर्थिक सहयोग 8,000 का रुपये दिया जाता है। तो ये हो गई हमारी पीएम कौशल विकास योजना। एक ऐसे ही प्रवासी कौशल विकास योजना भी है। कौन सी है? प्रवासी कौशल विकास योजना भी है, जिसको 2017 में बेंगलुरु में 14वें प्रवासी दिवस से शुरू किया गया था। प्रवासी कौशल विकास योजना। ठीक है, इसको 2017 में शुरू किया गया है, 14वें प्रवासी दिवस की तरफ से बेंगलुरु से। आप जानते हैं कि गांधी जी 9 जनवरी को जब आए थे, उसी डेट के हिसाब से अफ्रीका से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से। तो उस दिन को याद की मेमोरी में सरकार जो है प्रवासी दिवस मनाती है, प्रवासी दिवस सरकार मनाती है। तो उसी देश के दिवन के याद में इस योजना को शुरू किया गया 2017 में, प्रधानमंत्री के द्वारा ही शुरू किया गया। और इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार चुनिंदा क्षेत्रों में संभावित प्रवासी कामगारों के कौशल को बढ़ाना। ठीक है, ये हर जगह नहीं है, चुनिंदा स्थानों पर है, चुनिंदा क्षेत्रों पर है, जो संभावित ऐसे जो हों, जो प्रवासी कामगार हों, उनको स्किल को उनको बढ़ाना। ठीक है, तो इसमें एक ये आदर्श वाक्य लिया गया है। वो आदर्श वाक्य क्या है? सुरक्षित जाएं, सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। जाएं क्यों भाई? एनआरआई है, जाएगा, उसी को तो प्रशिक्षण दे रहे हैं ना ये लोग। और देखिए, ऐसा नहीं कि बाहर जब जाते हैं यहाँ से तो वहाँ से धन काफ़ी भेजते हैं ये लोग, रेमिटेंस काफ़ी आता है। और अगर बात करें कि बाहर से धन आने में, रेमिटेंस के मामले में, तो जो इसकी रैंकिंग होती है उसमें भारत पहले नंबर पे है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर अगर ये जा रहे हैं जॉब करने के लिए तो उससे भारत को लॉस ही होता है। ये बाहर जाते हैं और जो काफ़ी भारत को इससे आमदनी होती है, वहाँ वो यहाँ से पैसे जब भेजते हैं वहाँ से यहाँ पे, तो काफ़ी धन आता है भारत में। और रेमिटेंस के मामले में भारत काफ़ी आगे है, पहले नंबर पे रहता है हमेशा। ठीक है, और इसी तरह से एक उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी को भी मंजूरी दी गई है। किसको मंजूरी दी गई है? उच्च शिक्षा वित्त पोषण को मंजूरी दी गई है। ठीक है, एजेंसी 2016 में इसको मंजूरी दी गई। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। इस तरीके की चीज़ें हैं। चलिए, ठीक है। और उसके बाद में एक है रोशनी योजना। ये 2013 में शुरू हुई थी। उतना तो एग्जाम्पल है नहीं, वो ये मतलब कह सकते हैं उतना इम्पॉर्टेंट होगा नहीं, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए किया गया था, कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था। तो बस नाम याद रखिए कि रोशनी योजना का संबंध किससे है? तो रोशनी योजना का संबंध है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पे कौशल उन्नयन के लिए। ठीक है, कौशल उन्नयन के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से है। और फिर एक 2016 में ही एक राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना भी शुरू की गई। 2016 में ही कौन सी योजना शुरू हुई? राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना। ये भी वही आप जानते हैं, प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट वगैरह के लिए सब। ठीक है, चलिए, सब में एक अंदर में सबके वही रहता है, केवल नाम नए नए रख दिए जाते हैं। उसके बाद में एक 7 ई रोड मैप है। 7 ई रोड मैप 2018-20। ठीक है, 2018-20। इसको नीति 2017 में नीति आयोग द्वारा मानव पूंजी के उन्नयन के लिए इसका शुभारंभ किया गया। तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग के द्वारा किया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं है। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ है। ठीक, नीति आयोग के द्वारा शुभारंभ
और मानव पूंजी के उन्नयन के लिए किया है, मानव पूंजी के उन्नयन के लिए इसका शुरू किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर पूछा जाए कि 7E क्या है, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में कायाकल्प करना। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में कायाकल्प करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसी तरह से 2015 में एक और योजना शुरू की गई, ज्ञान योजना। 2015 में एक ज्ञान योजना भी शुरू की गई, ज्ञान योजना। अब ये ज्ञान योजना क्या है, ये भी वही है, उस समय के जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय थे उनके द्वारा शुरू किया गया था इसको। और इसमें भी क्या है उद्देश्य, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक और उद्यमियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। ठीक है, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो स्तर के वैज्ञानिक एवं उद्यमियों को की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। ठीक है, तो की भागीदारी सुनिश्चित करना, और यही इसका मेन उद्देश्य है। और इसको भी वही कब शुरू किया गया, 2015 में शुरू किया गया है। ठीक है, और बाकी एक मध्याह्न भोजन नियम भी शुरू किया गया। ठीक है, भोजन नियम तो शुरू से चलता रहा है, बस शुरू में इसके बदल दिया जाता है, नाम बदल दिया जाता है, अलग अलग नए नियम बना दिए जाते हैं इस तरीके से। तो नया जो मध्याह्न भोजन नियम आया है वो 2015 में आया है, और जिसका उद्देश्य वही है कि विद्यार्थियों में कुपोषण के स्तर को कम करना। और आपको याद होगा कि अभी नोबेल मिला था ना एक अभिजीत को, तो उन्होंने जो उनका प्रोजेक्ट था, जो उनको जिस चीज़ के लिए नोबेल दिया गया है, उसका बेसिक थीम भी यही था कि अगर उन्होंने जो पूरा अपना प्रैक्टिकल किया था उसका पूरा थीम यही था इसमें कि कुपोषण को अगर दूर करेंगे तो इससे क्या होगा कि उसी से ज़्यादा विकास हो सकता है बच्चों का, और आगे जाकर जो गरीबी वगैरह दूर करने में, क्योंकि फिर उनकी लर्निंग कैपेसिटी उसी हिसाब से डेवलप हो जाती है। और जो उन्होंने टेस्ट वगैरह जो अफ्रीका के स्कूल वगैरह में किया था उसी पे बेस्ड किया था, सारा उसी से रिलेटेड था। तो अगर सही मायने में आपको एक अच्छे लेवल पे देश को आगे ले जाना है तो बच्चों से कुपोषण की समस्या को समाप्त करना होगा, क्योंकि क्या होता है कि कुपोषण की समस्या के कारण उनका मस्तिष्क उतना विकास नहीं कर पाता है। और कई बार मस्तिष्क, हमें तो लगता है कि बच्चा पूरी तरह से डेवलप है, बट उसका माइंड उतना डेवलप नहीं हो पाया होता है कि वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ को सीख सके, अडॉप्ट कर सके, इनोवेशन की तरफ जा सके। इसलिए कुपोषण की समस्या को दूर करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, और साथ ही में एक खेलो इंडिया मिशन का भी शुरुआत किया गया था, खेलो इंडिया। ठीक है, इसको कब शुरू किया गया, 2016-17 में, 2016-17 में इसको शुरू किया गया। इसका उद्देश्य खेल आधार में वृद्धि करना है। ठीक है, और इस कार्यक्रम में अगर हम खेलों की बात करें तो इसमें 21 खेल शामिल हैं। कितने खेल शामिल हैं, 21 खेल शामिल हैं। तो इतना ही अगर हम कहें तो अगर इम्पॉर्टेंट कुछ योजनाएं ये हैं। ठीक है, और बाकी हम अब नेक्स्ट पार्ट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के विषय में देखेंगे, और इस पार्ट के लिए हम इतने पे रोकते हैं। धन्यवाद।